हेलो नमस्कार दोस्तों। आरपीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अब जो क्लास जो लेके आ रहे हैं हम, ज्योग्राफी की जो हमारी अगली क्लास रहेगी, और इस ज्योग्राफी की जो क्लास है इसके अंतर्गत हम जो देखेंगे एक नए टॉपिक के साथ देखेंगे जो कि आपकी सेकंड ग्रेड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो भी नया बच्चा सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड या आरएस प्री की कोचिंग करना चाहता है या आरपीएस से रिलेटेड जो भी आपकी भर्तियां जो आती हैं, जैसे रीट हो गया, रीट लेवल 1 2, इनसे संबंधित जो भी आपका एसएसटी का जो सब्जेक्ट है उन सभी की तैयारी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री करवाई जाएगी। और आगे आने वाला जो समय है हो सकता है कि भाई एसएस के अलावा मैं, अगर मेरा प्रयास रहा तो मैं और भी वो करूँगा। उसमें कुछ आपका सपोर्ट चाहिए ताकि मैं अदर्स टीचर्स को, अदर सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं, लेक्चरर हैं, उनको मैं अपॉइंटमेंट कर सकूँ। तो इसके लिए आपको सपोर्ट करना होगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। जितना संभव हो सके वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करो, क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो क्लियर तभी समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब तक शुरुआत से लेकर अंत तक नहीं देखोगे तब तक। क्योंकि कई बार बच्चे क्या होते हैं कि वीडियो को नहीं देखते हैं, शुरुआत में देखते हैं, फिर कहते हैं कि ये टॉपिक समझ में नहीं आया। टॉपिक मेरे प्यारे बच्चे ऐसा है, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक आप उसके पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे। तब तक वो आपका जो टॉपिक का जो नाम है, कोई भी ले लीजिए, जैसे कि वायुमंडल का संगठन ले लीजिएगा, हम एक लाइन के अंदर हम आपको ये नहीं समझा सकते कि वायुमंडल क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है मेरे प्यारे बच्चे। उससे पहले ध्यान रखना, हम आरपीएससी व्यूज जो आपका जो चैनल है वो सेकंड ग्रेड की जितनी भी फिलहाल, क्योंकि सेकंड ग्रेड आने वाली है, तो उनकी जो पूरा एसएस का जो सब्जेक्ट का जो विषय है फ्री दे रहा है, आपको फ्री प्रदान कर रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो आपको इससे जुड़ जाएगा। ये हमारा चैनल का लिंक है, ध्यान रखना, आरपीएससी व्यूज 34। ठीक है, इसके लास्ट में आप 34 और कीजिएगा ताकि आपको बेहतर पता चले। 34 तो आपके पास लिंक आ जाएगा। हम इसके ऊपर फोरम से लेकर ज्वाइनिंग तक का सफ़र करेंगे। हम, ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी ने कुछ अफवाह फैला दी वही हमने डाल दी, नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ फैक्ट वाली बातें होंगी और तथ्यात्मक जो बातें होंगी वही इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुंचाएंगे। ऐसे एरी गैरी में आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो हम शुरुआत करते हैं हमारी क्लास में। तो आपका एक टॉपिक है महासागर। ठीक है, तो महासागर नाम से एक टॉपिक है, उसको बारे में हम चर्चा करेंगे। तो महासागर कितने वगैरह है पृथ्वी के ऊपर, एक जल का हाइड्रोस्फीयर जो क्षेत्र है, मैं आपको थोड़ा पहले बता देता हूँ कि जो आपका जो अर्थ है, ठीक है, जो आपका जो अर्थ है, अर्थ को के ऊपर ध्यान रखना, एक पार्ट जो है हाइड्रोस्फीयर का है, हाइड्रोस्फीयर, और एक पार्ट जो है लिथोस्फीयर है। किसका है? लिथोस्फीयर का है। तो जो आपका हाइड्रोस्फीयर है वो, उसको बोला जाता है जलमंडल। ठीक है, और जो आपका लिथोस्फीयर है उसको बोला जाता है सथल मंडल। इसके अंतर्गत हम विश्व के, ध्यान रखना, जो 7 महाद्वीप है, 7 जो कॉन्टिनेंट है, उनका हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल की जो वीडियो है, आपकी क्लास है, ये चलने वाली है इसके ऊपर, यानी कि हाइड्रोस्फीयर के ऊपर। हाइड्रोलॉजी कर रहे हैं हम एक प्रकार से, लेकर हमारे सेकंड ग्रेड के लिए, यानी कि हम जल का जो है वो अध्ययन कर रहे हैं। जल जो संसाधन है या जल की जो मात्रा है पृथ्वी के ऊपर, उन सभी का क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे? अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, हम जल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। जल मंडल का जो विस्तृत जो रूप है अगर हम देखेंगे तो ध्यान रखना, 5 महासागरों के रूप में पाया जाता है। कितने? 5। सामान्यतः 4 महासागर बोला जाता है, लेकिन अब क्या है कि एक महासागर, द साउदर्न जो ओशियंस है, उसको भी शामिल कर लिया गया है, तो 5 पढ़ते हैं। अगर ये पूछा जाए कि पूर्णतः रूप से, अगर अपना अपना एक अलग क्लाइमेट ले रखा है, अपने एक केमिकल जो चेंजमेंट ले रखा है, या फिर बायोलॉजिकल परिस्थितियां बना के रखा हुआ है, ऐसा जो क्षेत्र है, तो वो 4 ही हैं। और लेकिन इन्हें पैसिफिक जो आपका हो गया, अटलांटिक हो गया, हिंद का जो जो क्षेत्र, जलीय जो क्षेत्र है, वो नीचे जाके अंटार्कटिका के पास मिल जाता है, तो उसको साउदर्न ओशन बोल देते हैं। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ऐसी बात नहीं, आपके लिए छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले जान लेना जरूरी है कि पृथ्वी के ऊपर अगर हम देखें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है,
बाकी जो पृथ्वी के ऊपर जो जल की जो मात्रा है जल क्षेत्र के अंतर्गत वो 70.8% है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली मैं इसको बोल सकता हूँ 71%। तो कोई इसमें संशय वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो आपके क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो राउंड फिगर में पूछे जाएंगे, ऐसे नहीं पूछे जाएंगे। अगर ऐसे पूछ दिया गया है बाय चांस बैड लक के माध्यम से तो आप इसको कर सकते हैं, मैंने लिख दिया आपके। ये जो आपका स्थल मंडल का जो हिस्सा है वो 90.2% है। कितना है? 99.2% है। इसको राउंड फिगर में 29 बोलते हैं, मैं 99 बोल गया, 29 है, यानी कि 29.2% है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब ये जो है पृथ्वी का जो एरिया है 71% जो एरिया है वो जल के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और पृथ्वी का लगभग 29% जो एरिया है वो लिथोस्फीयर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, लिथोस्फीयर के अंतर्गत। अब हमें ये पढ़ना है जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर पढ़ना है, तो इसमें एक सबसे पहले क्वेश्चन उठता है हमारे पास कि ये क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि मान लीजिए कि ये जो क्षेत्र है जल वाला न होकर एक स्थलीय क्षेत्र होता, 29 की बजाय ये स्थल मंडल 71 होता, तो हम आराम से खुले खुले रह सकते थे, आराम से सड़कें बना सकते थे, कहीं पे भी घूम सकते थे, मज़ा होता ना। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके पीछे रीजन है कि पृथ्वी का जो बैलेंस बनाने के लिए, पृथ्वी के ऊपर जीवों की उत्पत्ति करने के लिए, या पृथ्वी के ऊपर उपस्थित जो जीव जंतु हैं, प्लांट्स वगैरह हैं, उनका जीवन को स्थायी रूप देने के लिए जल मंडल का होना अति आवश्यक है, ठीक है। और उसके अलावा और भी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो अब ये जो इम्पोर्टेंस है इसके अंतर्गत वो अगर हम देखें तो 71 जो आपका 1% है लगभग, मैं ये लेके चलूँगा आंकड़ा, तो आप इस चीज़ के लिए कोई कन्फ्यूज मत होना है, ठीक है। कभी मैं 70.8% बोलूँगा, कभी 71% बोलूँगा, संशय मत करना है। दोनों लिख के रखिएगा, जो मेरे को बोलने में आसानी होगी वो मैं बोलूँगा, ठीक है। तो ताकि आपको भी समझने में कोई किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, तो आप दोनों को लेकर चलिएगा, ठीक है। अब ये जो है 70% जो एरिया है, 70% ऑफ एरिया किसके अंडर में आता है मेरे प्यारे बच्चों? वो पृथ्वी का वो किसके अंतर्गत आता है? ओशियंस के अंतर आता है, महासागर के अंतर्गत आता है। अब ये हमारे लिए महत्व क्यों है, यानी कि 71% महत्वपूर्ण क्यों है ना? 70% महत्वपूर्ण क्यों? तो इससे हमारा क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो देखते हैं हम। तो आप समझ जाओगे कि हाँ ज़रूरी है भाई, पृथ्वी के ऊपर इतना % जल होना तो ज़रूरी था, ठीक है। पहली जो इसमें बात जो आती है आपकी, ध्यान रखना, वो आती है कि ये जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, क्या है ये, क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? रेगुलेट करता है। क्लियर कर दा? पृथ्वी का जो टेम्परेचर है क्या करता है? रेगुलेट करता है, रेगुलेट्स द अर्थ टेम्परेचर, अर्थ टेम्परेचर, यानी कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसको नियमित करता है, निगमित करता है, निगमित करता है। रेगुलेट का मतलब क्या होता है? निगमित करना। और निगमित का मतलब ये है कि मान लीजिए सूर्य से आने वाली जो विकिरण है, जो एनर्जी है, जो लाइट है, वो 100% हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि सूर्य से आने वाली जो आपकी जो सनलाइट आएगी वो पृथ्वी के ऊपर क्या करेगी, ध्यान रखना, आएगी। और पृथ्वी के ऊपर आने से ध्यान रखना, पूरे पृथ्वी के ऊपर टेम्परेचर है, टेम्परेचर को क्या कर दिया जाएगा, करवा देगी, वो इंक्रीज करवा देगी। क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी, ठीक है। क्योंकि महासागरों में जो जल की जो मात्रा वाला जो क्षेत्र है, ध्यान रखना, है ना, जल का जो क्षेत्र है वो क्या करता है, सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, जो हीट जो होती है, उसको अब्जॉर्ब करके रखता है, यानी कि अवशोषित करके रखता है, ताकि बैलेंस का जो वायुमंडल का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन बना रहे, ठीक है। जैसे आज हम टेम्परेचर जो देख रहे हैं कि कभी रात के समय में जो टेम्परेचर है वो 25-30 डिग्री सेल्सियस के समय रहता है गर्मियों में, और दिन के समय में वही चला जाता है 42-45 डिग्री के आसपास, यानी कि कुछ ज़्यादा नहीं होता है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। एक मिनट के लिए आप सपोज कीजिएगा कि पृथ्वी के ऊपर अगर जलमंडल नहीं होता तो जो टेम्परेचर जो है आपका, वो टेम्परेचर अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो दिन का तापमान हाई चला जाता और रात का तापमान जो था वो माइनस में चला जाता। जैसे
दूसरे जो आपके ग्रह हैं उनमें जो होता है वैसे ही स्थितियां पैदा हो जाती और जीवन की उत्पत्ति नहीं हो पाती। इसलिए पृथ्वी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए ये जरूरी है। ठीक है, इसलिए महासागरों का होना जरूरी है। दूसरा क्या है कि ये क्या काम करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है ना, कंट्रोल करता है, किसको करता है भाई, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को क्या करता है, रेगुलेट कर, कंट्रोल करता है ना। यानी कि अगर हम देखें इस चीज़ को तो ध्यान रखना, ये जलीय चक्कर है। क्या है, जलीय चक्कर। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, अरे क्या लिखा जा रहा है, जलीय चक्कर। ठीक है, जलीय चक्कर को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। पृथ्वी के ऊपर अगर आप देखोगे, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है और ये जो है आपका सागर है और ये स्थल खंड है। ये क्या है, ये लिथोस्फीयर है और ये जो आपका हाइड्रोस्फीयर है। तो ये क्या करता है, यहाँ से वाष्पित होकर पानी ऊपर जाता है, फिर कंडेंसेशन होता है यानी संघनन होता है, बादल बनते हैं। बादल बनने के बाद में यहाँ पे प्रेसिपिटेशन के रूप में पृथ्वी के ऊपर आता है और यहाँ पर जीव जंतु हैं, जो है एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उनको जीवन दान देता है। तो और फिर यहीं से नदियाँ वगैरह जो है वापस इसमें चला जाता है। तो ये रेगुलेट करता है इस चीज़ को। ठीक है, क्या करता है, रेगुलेट करता है, कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, दूसरा हमारे लिए, तीसरा हाँ कारण हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि ये जो प्रोवाइड करवाता है एक्वेटिक रिसोर्सेज। क्या प्रोवाइड्स एक्वेटिक रिसोर्सेज, यानी कि जो जलीय जो संसाधन है वो प्रदान करता है ये हमें। क्योंकि अगर जलीय संसाधन नहीं रहेंगे तो लिथोस्फीयर के ऊपर प्राप्त जो संसाधन है उनसे जीवन की उत्पत्ति, जीवन की चक्कर जो है वो चल नहीं पाएगा। क्योंकि जो महासागर जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो बहुत बड़ी मात्रा में संसाधन, जीवन यापन करने के लिए बहुत बड़े संसाधन लेकर अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि जैसे कि जलीय जो संसाधन में जैसे होगा आपका फिश हो गया, फिशरीज हो गया है, ठीक है ना, प्लैंकटन हो गए हैं, एल्गी हो गए हैं, ठीक है ना, या कोई भी बड़े झील जैसे व्हेल, ब्लू व्हेल जो मछली है वो हो गई है, या क्रोकोडाइल हो गए हैं, आपके टर्टल हो गए हैं। ये सभी जो चीज़ें हैं इनको निगमित करता है, एक बहुत बड़े जलीय जो संसाधन अपने आप में काम आ रहे हैं। ये इन चीज़ों को प्रोवाइड करवाता है हमारे, क्योंकि खाने के लिए खाद्य रूप की जो सामग्री है वो भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करवाता है ये। जैसे आपने चाइना का मार्केट देखा होगा, सी फूड मार्केट का भी आप सर्च मार के देखना। सी फूड जो मार्केट है वो पूरा का पूरा विश्व के अंदर जो डिपेंड है, पूरे विश्व में जितने भी सी फूड मार्केट हैं वो सारे के सारे जो डिपेंड है मेरे प्यारे बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर है, ओशियंस के ऊपर ही है। अब आप थोड़ा सा माइंड लगाएगा कि अगर हमें ओशियन नहीं रहेंगे तो सी फूड नहीं आएगा, सी फूड नहीं आएगा तो जिस क्षेत्र में सी मार्केट है, सी फूड मार्केट है, उस क्षेत्र के जो लोग हैं, क्योंकि उनकी जो क्लाइमेट है वो वैसे ही है, जब तक वो सी फूड नहीं खाएंगे तब तक हम उनके वो हजम नहीं होंगे, खाना उनको एडजस्ट नहीं हो पाएगा। जैसे हमारे जो उत्तर भारत में देखें, जब तक हम गेहूं की रोटी या बाजरे की रोटी जब तक नहीं खा रहे होते हैं, तब तक हमें कुछ भी चीज़ खा लो, चाहे कितना भी जूस पी लो, कितने भी फ्रूट खा लो, आप कितने भी ड्राई फ्रूट खा लो, आपको जब तक पेट के अंदर अन्न नहीं जाएगा तब तक आपको सेटिस्फिकेशन नहीं मिलेगा अपनी अंतरात्मा को, आप सहमत नहीं होंगे कि हमने कुछ खाया है। ऐसे ही क्लाइमेट वहाँ का वैसा है, जैसा हमारा क्लाइमेट इन के अकॉर्डिंग है वैसा ही क्लाइमेट वैसा है। तो जब तक वो सी फूड नहीं खाते तो उनको सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता है। तो बहुत बड़ी जो आबादी है विश्व की वो सी फूड के ऊपर डिपेंड है, तो सी फूड प्रोवाइड करवाता है हमें। समझ में आ गया इस चीज़ का। तीसरा हमें ये जो है ध्यान रखना क्यों पढ़ना है इसका, फोर्थ हमारा रीजन है, फोर्थ रीजन है हमारा है कि अतिक्रमण। कौन सा,
अतिक्रमण भूमि का कार्य करता है ये, ठीक है, यानी कि एनक्रोचिंग लैंड। ये देखो, हमारा जो पोल्यूशन जो बढ़ रहा है, हमारा जो पोल्यूशन बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो आपके जो ग्लेशियर हैं वो क्या हो रहे हैं? पिघल रहे हैं, है कि नहीं? वो कन्वर्ट हो रहे हैं किस में? यानी कि आइस टू लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, पानी के रूप में। फिर वो वापस पानी किस में आ रहा है? ओशियन के अंदर आ रहा है। ओशियन के अंदर आ रहा है तो इसका जो शोर वाला जो क्षेत्र है, यानी कि इसका किनारा वाला क्षेत्र है, उसका लेवल बढ़ता जा रहा है। और लेवल जैसे बढ़ता जाएगा तो ध्यान रखना, जैसे कोई भी भूमि है, यहाँ से पानी का लेवल बढ़ रहा है तो जो भूखंड वाला जो हिस्सा है, भूखंड वाला जो हिस्सा है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। तो इसलिए कि समस्या उत्पन्न हो रही है कि ये हमारे लिए एक अतिक्रमण भूमि का भी कार्य कर रहा है। तो इसलिए भी हमें इसको अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? तो इसलिए ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। अब ओशियन से संबंधित जो उत्पत्ति है, ये सिद्धांत जो है, थ्योरी है कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है? तो लिखिएगा द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ओशियंस, ठीक है ना? तो हम देखेंगे इसमें ओरिजिन एंड इवोल्यूशंस ऑफ ओशियंस, यानी कि इनकी उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ, ठीक है ना? क्या हुआ? उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ, ठीक है? कैसे ये बने और फिर धीरे धीरे ये ओशियन का रूप लेना शुरू किया, और अब हमारे लिए ये क्या काम है, ये चीज़ें पढ़नी है हमें। तो इसमें सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा थ्योरीज। थ्योरीज, ठीक है? इस वीडियो में मैं थ्योरी बता के चलूँगा, फिर अलग से एक थ्योरी की एक वीडियो, अलग अलग थ्योरी की अलग अलग वीडियो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तो पहले फिलहाल हमें थ्योरीज देख लीजिएगा कि कौन कौन सी थ्योरीज है। और आप जब तक आप थ्योरी का नहीं पता चलेगा, तब तक आपको उसका कॉन्सेप्ट भी पता नहीं चलेगा कभी आप पढ़ोगे तो। इसलिए थ्योरी का जानना ज़रूरी है, ठीक है? तो इसमें सबसे पहली जो थ्योरी जो आती है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली थ्योरी, ठीक है, पहली थ्योरी जो है आपकी, वो कौन सी आती है? गैसियस, ठीक है? कौन सी आती है? गैसियस हाइपोथेसिस, ठीक है? इसको हिंदी में बोलते हैं गैसीय परिकल्पना। क्या बोलते हैं? गैसीय परिकल्पना, ठीक है? और जो गैसीय परिकल्पना जो है, ये थ्योरी जो दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? ये एक व्यक्ति था लॉर्ड कैल्विन के नाम से, ठीक है? उसके द्वारा दी गई थी। तो ध्यान रखना किसके द्वारा दी गई थी? लॉर्ड कैल्विन के द्वारा, ठीक है ना? लॉर्ड कैल्विन के द्वारा दी गई थी। तो इसने क्या बताया कि पृथ्वी जो है शुरुआत में एक गैसीय गोला था, गर्म थी, यानी कि गर्म एक गोला था, एक प्रकार का गर्म था, यानी कि बहुत ज़्यादा तप रहा था, इसके अंदर गैसें थी। धीरे धीरे पृथ्वी के जो बाहर की जो परतें हैं वो ठंडा होना शुरू हुई, और जैसे ठंडा होना शुरू हुई, ये सॉलिड फॉर्म में आना शुरू हुई। और जब कोई भी वस्तु सॉलिड फॉर्म में आती है तो उन दोनों के बीच में ध्यान रखना स्ट्रेस संपीड़न होता है, यानी कि संकुचन होता है। और संकुचन होने से पृथ्वी का जो हिस्सा है, कोई हिस्सा ऊपर उठ गया, कोई हिस्सा नीचे रह गया है। अब नीचे रहने के कारण जो आपका गैस थे, हाइड्रोजन और जो आपकी जो ऑक्सीजन जो है, उनके दो अणु का रेशियो आपस में मिला, और रेशियो मिलने के कारण वो जल का रूप हुआ, और जल का इकट्ठा होना शुरू हो गया है।
और धीरे धीरे फिर ये महासागरों के रूप में तब्दील हो गया। तो यानी कि एक गैस के रूप में एक महासागर का निर्माण हुआ था। ऐसी परिकल्पना देने वाले या हाइपोथेसिस देने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड केल्विन। ठीक है, तो इसमें देखिएगा इस कैसे हुआ कि इसमें इन्होंने ये बताया, ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बताया कि पहले जो आपकी जो पृथ्वी थी, शुरुआत में पहले की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है ना, पहले जो आपकी जो पृथ्वी थी वो एक हॉट थी। कैसी थी मेरे प्यारे बच्चों, कैसी थी? जो पृथ्वी थी आपकी वो हॉट थी, ठीक है ना, इनिशियल आधार थी हॉट, ठीक है। और गर्म होने के साथ ही ध्यान रखना ये क्या होना शुरू हुआ, इसकी बाहरी परतें हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको वो कर देता हूँ, आपकी जो पृथ्वी की जो आकृति है वो कुछ इस आकार में है, जियोड रूप में है। कैसी है? जियोड के रूप में है, ऐसे है आपकी पृथ्वी। तो ये जो पृथ्वी थी पहले ये क्या थी? हॉट थी। और ये बाहरी इलाके हैं, ये कौन से? ये वाले इलाके, ठीक है, ये वाले इलाके क्या हो गए? ठंडा होना शुरू हो गया। क्या हो गया है? कोई भी गोला लेंगे हम, वो गर्म है और उसको जब आप ठंडा करोगे तो वो बाहरी क्षेत्र से ठंडा होना शुरू करेगा। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इस मार्कर को ये बिल्कुल लाल है बिल्कुल, और इसका चारों जब ये ठंडा शुरू होना होगा तो ये बाहर का जो परत है, लेयर है, ये ठंडा शुरू होगा, ठीक है। अंदर की जो भाग है, अंदर का जो अंदरूनी जो पार्ट है, इंटरनल जो पार्ट है, वो देर से ठंडा होगा। तो पहले ठंडा कौन सा होगा? भारत वाला, है ना, और देर से कौन सा होगा? अंदर वाला होगा, ठीक है। तो ऐसे ही पृथ्वी हुई, और बाहर से जब ये ठंडा होना शुरू हुआ हो ही गया तो इसका डेंसिटी जो है वो ध्यान रखना, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, संकुड़न होगा, उसके अंदर संकुचन होना शुरू होगा, ठीक है, श्रिंकिंग होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे हॉट हुआ तो फिर ये क्या हो गया? कोल्ड होना शुरू हुआ। कौन सा कोल्ड? मैंने कि ठंडा होना शुरू हुआ। आउटर लाइन, आउटर पार्ट, ठीक है, कौन सा? आउटर पार्ट, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट ठंडा होना शुरू हो गया है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से ठंडा होगा तो उसके बाद में क्या होगा? श्रिंकिंग होगी। क्या होगी? श्रिंकिंग। श्रिंकिंग का मतलब होता है संकुचन होगा। क्या होगा? संकुचन होगा। अब जैसे जैसे संकुचन होगा, ध्यान रखना, संकुचन होगा तो यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, ये जो भाग है, ये वाले भाग, ये क्या होना जाएंगे? उठना शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उठना शुरू हो जाएंगे, ऐसे, ठीक है ना। कोई भाग ऐसे रह गया है, ठीक है, कोई भाग ऐसे चला गया है उठ के सीधा। तो अब ये वाला भाग है, ये वाला का क्या हो गया? अब हाई हो गया है, हाई। और ये वाला जो भाग है ये क्या हो गया है? लो हो गया है। अब ये लो हो गया है तो यानी कि सीधी सी बात है कि अब ये जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, किसके कारण है? ठीक है ना, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो आपकी जो पृथ्वी है, ठीक है ना, क्या आपकी जो पृथ्वी है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहाँ पे गैस जो है आपकी, जितनी भी गैस हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पृथ्वी से चिपकी हुई हैं। अब ये जो गैसें थी, साथ में जब पृथ्वी ठंडी होगी, पृथ्वी ठंड होगी तो गैसें भी ठंडी होंगी। गैसें ठंडी होंगी तो उनमें कुछ अणु ऐसे हैं, गैस होंगे, अगर उनका रेशियो आपस में ऐसा मिलाया जाए तो वो पानी का रूप ले लेते हैं। जैसे आपने पानी का सूत्र पढ़ा होगा H2O। क्या होता है? H2O। इसमें ये जो H2O का मतलब है हाइड्रोजन के 2 अणु प्लस में ऑक्सीजन का 1 अणु, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वाटर। तो जैसे ही ठंडा हुआ, ठंडा होने के साथ गैसें भी ठंडी हुई तो उनकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अणु आपस में मिले और जल का निर्माण शुरू कर दिया। अब यहाँ पे गैसों की मात्रा ज़्यादा थी तो इसलिए यहाँ पे पानी भरना शुरू कर दिया और एक बड़ा क्षेत्र बन गया। तो वो क्या बना? आपका ध्यान रखना, महासागर का निर्माण रूप ले लिया, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो श्रिंकिंग हुआ, श्रिंकिंग होने से ध्यान रखना क्या बनेगा? रिलीफ फीचर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? रिलीफ, यानी कि ऊंचाव से बनना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ये होगा, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, संकुचन होगा तो क्या होगा? बिकेम रिलीफ फीचर्स, ठीक है। क्या बनेगा? बिकेम रिलीफ
फीचर्स, ठीक है। तो रिले फीचर्स बनेंगे तो वो दो रूप में बनेंगे, मैंने बताए हैं, है ना। क्या बनेंगे? दो रूप में बनेंगे। क्लियर हो गया इस चीज़ का? दो रूप कौन से बनेंगे? तो ध्यान रखना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अलग से, यहाँ से लिख रहा हूँ। एक हाई पार्ट बनेगा हाईलैंड के रूप में, यानी ये ऊंचा भाग, और एक इंच कौन सा मिलेगा? लो लैंड के रूप में, ठीक है। अब जैसे रिलीफ फीचर हुआ तो साथ में क्या बना? एटमॉस्फेयर भी बना। क्या बना? एटमॉस्फेयर भी, एटमॉस्फेयर भी बना। एटमॉस्फेयर के अंदर ध्यान रखना, हाइड्रोजन, क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ने मिलकर क्या बनाया मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, दोनों ने मिलकर क्या बनाया? वाटर बनाया। क्या बनाया? वाटर। और जो एक बड़ा लार्ज बॉडी ऑफ वाटर है, लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड ओशियन, इज कॉल्ड ओशियंस, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरी करी है कि लॉर्ड केल्विन ये बात बताता है हमें कि पृथ्वी सबसे पहले कैसी थी बेटा? गर्म थी, फिर ठंडी हुई, बाहरी क्षेत्र से धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ, संकुचन हुआ, रिलीफ बनना शुरू हुआ, उच्चावच। रिलीफ का मतलब क्या होता है? उच्चावच, है ना, कहीं ऊंची है कहीं नीची है। तो जैसे कि ये वाला जो ऐसे ऐसे बनी होगी, ये वाला ऐसे, तो ये आपके कौन से हो गए? कॉन्टिनेंट हो गए का पार्ट हो गया, और ये वाला जो है समुद्र वाला हिस्सा हो गया। तो ये जो पार्ट जो कहलाता है, ये कहलाता है, ध्यान रखना, ओशियनिक पार्ट। क्या कहलाता है? ओशियनिक पार्ट। ऊपर गैसें थी, ओट में से एटमॉस्फेयर बना, दो गैसें आपस में आई, हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर क्या बनाया? वाटर बनाया, और धीरे धीरे ये पानी के रूप में जमा होना शुरू हो गया। और फिर लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? आपकी ओशियन बनाती है। समझ में आ गया? अब ये जो पानी है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, ये जो पानी है मैंने यहाँ पे सीधा बता दिया है आपको। क्या बता दिया है? सीधा। अब जो आपका जो ये पानी है, ये वाला वाटर जो है, अब ये पृथ्वी के ऊपर ध्यान रखना किस रूप में आया होगा? किस रूप में आया होगा? या तो सबसे पहले प्रेसिपिटेशन हुई होगी। क्या? प्रेसिपिटेशन के रूप में। किसके रूप में? जब वायुमंडल के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो पानी जो बना था, वो बूंदे वर्षण के रूप में आई होंगी, या फिर आइस के रूप में जम गई होंगी। क्या होंगी? जम गई होंगी, ठीक है। अब इनका ध्यान रखना, जैसे ही आइस जो है ये पिघल कर क्या किसके रूप में आ गई होंगी? ध्यान रखना, रिवर का रूप ले लिया। किसका? रिवर का, यानी कि नदी का। और नदी आप जानते हो कि बहकर कहाँ पे जाती है? अंत में समुद्र में ही जाती है नहीं? और प्रेसिपिटेशन में क्या होगा? वर्षण होगा। क्या होगा? वर्षण होगा। और वर्षण होगा, ये आप अपने नोट्स के अंदर थोड़ा नीचे लिखिएगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है समझाने के लिए, तो इसलिए मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, है ना। आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाते रहेगा साथ साथ में, ठीक है। आप थोड़ा कंजूसी मत करना, मैं यहाँ पे कंजूसी करने के लिए मैं बहुत हूँ, ठीक है। तो वर्षण के रूप में होगा, तो फिर वो भी पानी जो है वो फ्लो किया होगा, और फ्लो प्रवाह किया होगा, या कहीं पे बहा होगा, तो वो भी रिवर का रूप लिया होगा। और रिवर लास्ट में फिर कहाँ पे जाती है? ओशियन में जाती है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है? गैसियस हाइपोथेसिस सिद्धांत परिकल्पना के तहत बना होगा, ऐसा ये बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और बता देता हूँ कि जो आपका गैसियस हाइपोथेसिस जो परिकल्पना है, इसी के ऊपर आधारित एक सिद्धांत और है, तो वो सिद्धांत साथ में लिख लेना है। कौन सा है वो? दूसरा मैं लिख रहा हूं, टेट्रा हेड्रल हाइपोथेसिस, परिकल्पना, चतुष्फलकीय परिकल्पना। ये भी ध्यान रखना, ये भी किसी के ऊपर स्थित है, इसी के ऊपर स्थित है, गैसीय के रूप में ही।
और ये परिकल्पना किसने दी थी? तो ध्यान रखना, ये परिकल्पना दी थी लोथियन ग्रीन के द्वारा, है ना। किसके द्वारा दी गई थी? आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, लोथियन ठीक है ना। लोथियन ग्रीन के द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा दी गई थी? लोथियन ग्रीन के द्वारा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लोथियन ग्रीन के द्वारा, ठीक है। लोथियन ग्रीन के द्वारा दी गई थी, और ये भी किसके ऊपर आधारित है? गैसीय परिकल्पना के रूप में ही आधारित है। इन्होंने भी ऐसी परिकल्पना बताई कि गैसें होंगी, ऐसे ऐसे बना होगा, ठीक है। दोनों सेम सी है। ये क्लियर हो गया इस चीज़ का? तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। क्लियर हो गया? चलो, इसके बाद जो आपकी जो परिकल्पना जो आती है, सिद्धांत जो आता है, वो आता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और सबसे पहले ध्यान रखना, ये जो सिद्धांत जो दिया था, ठीक है ना, ये सिद्धांत जो दिया था, ये किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है ना। ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? एफ वी टेलर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? एफ वी टेलर के द्वारा, ठीक है। अब जो कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी है, इसको बोलते हैं महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत। सबसे पहले इसने दिया था, और उसी के ऊपर ध्यान रखना, साथ में एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दो व्यक्तियों ने दी थी, अल्फ्रेड वेगनर ने, ठीक है ना। क्या दिया था? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। तो चौथी जो आपकी जो आती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो दी गई थी, वो 1912 में, ध्यान रखना, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दी गई थी, ठीक है ना। अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दी गई थी। और इसने साथ में एक और बात बताई थी कि जिगसा वाली जो सिद्धांत, क्या? जिगसा फिट वाली सिद्धांत दिया था। यानी कि जो महाद्वीप जो बने हैं और जो महासागर जो बने, जब हम इनके किनारे आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे, एक महाद्वीप का दूसरे महाद्वीप के बीच में, तो बिल्कुल फिट बैठता है। ये सिद्धांत भी इसी ने दिया था, एक ऐसी परिकल्पना दी थी इन्होंने, अल्फ्रेड वेगनर ने। और इसकी जो थ्योरी है, ये एक लंबे समय तक चलती रही, जब तक कि इसका क्रिटिसाइज करने वाले नहीं आए, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो आई थी, तब तक ये बिल्कुल उचित थी। फिर इसके अंदर इसकी आलोचनाएं होना शुरू हो गई, और धीरे धीरे इसमें आलोचना का जो सिद्धांत की बातें हैं, वो कुछ साबित भी हुई हैं, लेकिन कुछ साबित भी नहीं हुई हैं। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले इन्हीं को सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है कि पृथ्वी के ऊपर महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। ये वाला जो सिद्धांत है, इसका हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में, पार्ट 2 के अंदर। किसमें हम पढ़ेंगे? पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। तो पार्ट 2 जो है, अगला जो सेशन है, वो कल आ जाएगा आपके पास, नेक्स्ट डे, ठीक है। तो आज का जो क्लास है, मैं इस सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि मुझे आशा है कि एक थोड़ा सा टफ टॉपिक है। तो आपको एक या दो थ्योरी ही, आपको दिन के अंदर एक दो थ्योरी आपको माइंड में सेट कर पाएंगे, तो इसलिए ये थ्योरी हम कल करने वाले हैं। दूसरी बात, जिन भी व्यक्तियों को अगर कोई भी किसी से कोई भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9813868633। इनके ऊपर आप हमें मैसेज के माध्यम से हम आपकी हर बात जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। और कमेंट भी करना है,
कोई भी अगर आपसे कोई सजेस्ट करना हो तो हम आपके हर कमेंट का जवाब देते हैं और देंगे भी। ऐसा हमारी प्रतिक्रिया नहीं है कि हम आपके कमेंट्स को नहीं पढ़ते, हम आपके हर कमेंट को रीड करते हैं। तो मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।